सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह आपके ऑनलाइन क्लासेज में बायोलॉजी का थर्ड लेसन चल रहा था। इस लेसन में आज का पॉइंट है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। तो आज का पॉइंट है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, अर्थात एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। प्रिय छात्रों, अपने पढ़ा था कि जब परागकण वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाता है, गिरने के बाद उसे वहां पर परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं। अनुकूल परिस्थिति में परागकण अपना अंकुरण करता है। अंकुरण के बाद परागकण का जो अंतःचोल होता है, अंदर वाले जो परत होती है, उसके द्वारा पराग नलिका बनती है और वो पराग नलिका जनन छिद्र के द्वारा एक ट्यूब के रूप में, एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है। अब बाहर निकलने के बाद आपको पता है सर्वप्रथम वो पराग नलिका वर्तिकाग्र को भेदती है। वर्तिकाग्र के बाद वो प्रवेश करती है वर्तिका में, और वर्तिका में प्रवेश करते हुए वो पहुंचते हैं कहां तक? अंडाशय तक। आपको पता है अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजांड। क्या पाया जाता है? बीजांड। तो देखिए, इसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूं मैं। यहां पर मान लीजिए ये आपका स्त्री केसर है। स्त्री केसर का नीचे का जो भाग होता है ये फुला होता है, जिसे अपन अंडाशय कहते हैं। ऊपर वाला भाग होता है ये कीप समान होता है, जिसे अपन वर्तिकाग्र कहते हैं। ये आपकी वर्तिकाग्र है, ये आपकी वर्तिका है, और ये अंडाशय है। अंडाशय की भित्ति से, अंडाशय की जो ये भित्ति है, जो दीवार है, इस दीवार से गोल संरचनाएं जुड़ी होती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं बीजांड। यहां पर इसकी भित्ति से ये गोलाकार संरचनाएं लगी होती हैं, और इन गोलाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं? अपन बीजांड कहते हैं। आपको पता है कि परागण के दौरान यहां पर परागकण आके गिरता है। क्या गिरता है? परागकण। परागकण का यहां पर क्या होता है? अंकुरण। और अंकुरण से एक नलिका बनती है, और वो नलिका सबसे पहले किसको भेदती है? इस वर्तिकाग्र को। इसको भेद करके अंदर प्रवेश कर गई। आपको पता है कि इस पराग नलिका में दो नर केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो नर केंद्रक। अब वर्तिकाग्र से यह नलिका, ये इस नलिका को कहते हैं पराग नलिका, और यह नलिका धीरे धीरे वृद्धि करती है किसमें? इस वर्तिका में। वर्तिका से होती हुई ये पराग नलिका कहां तक पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है अंडाशय तक। कहां पहुंच जाती है? अंडाशय तक। और अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड। तो इस प्रकार से इस बीजांड में ये जो पराग नलिका प्रवेश करेगी, इसे कहते हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। और बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से होता है। यानी इसका जो प्रवेश है वो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से।
अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए 3 में फर्स्ट है बीजांड द्वारी प्रवेश, जिसे अपन पोरोगेमी कहते हैं। सेकंड है वो है निभागी प्रवेश, जिसे चेलेजो गेमी कहते हैं। थर्ड है वो है अध्यावरणी प्रवेश, जिसे मीसोगेमी कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार हैं, 3 मार्ग हैं, और इन 3 मार्गों के द्वारा पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। पहला कौन सा है? बीजांड द्वारीय प्रवेश। इसे इंग्लिश में कहते हैं पोरोगेमी। अर्थात जब पराग नलिका बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? बीजांड द्वारी प्रवेश। आपको ये भी पता है सेकंड है निभागी प्रवेश। अब निभाग किसे कहते हैं? आपको बताया था मैंने कि बीजांड द्वार के सामने का जो अपोजिट भाग होता है वो कहलाता है निभाग। यदि निभाग से पराग नलिका प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं निभागी प्रवेश, और इंग्लिश में कहते हैं इसको चेलेजोगेमी। जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है अध्यावरणीय प्रवेश। बीजांड के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को कहते हैं अध्यावरण, और अध्यावरण को भेद करके जब पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मीसोगेमी। तो ये 3 टाइप हैं। कंपटीशन में आपको इनके तीनों के जो इंग्लिश वर्ड दे रखे हैं मैंने, पोरोगेमी है, चेलेजोगेमी है, मीसोगेमी है, इन वर्डों को ध्यान में रखना है। कंपटीशन में कभी भी हिंदी में नाम नहीं आता, उसका क्या डाला जाता है? इंग्लिश में नाम डाला जाता है। तो इन तीनों का अपन कंपैरिजन अध्ययन करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से होता है। ये 3 बीजांड है। इसमें आपको पता है ये तो है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, इस बीजांड द्वार के जस्ट सामने वाला भाग है ये है निभाग, और इसके चारों तरफ का ये जो आवरण है ये कहलाता है अध्यावरण। अध्यावरण आपको मैंने पहला टाइप बताया था बीजांड द्वारीय प्रवेश। आपको पता ऊपर से क्या आ रही है? पराग नलिका आ रही है। ये पराग नलिका है, ये पराग नलिका है, और ये पराग नलिका, इसको थोड़ा सा मैं ये मान लीजिए पराग नलिका है, और ये पराग नलिका प्रवेश करती है किधर से? बीजांड द्वार वाले सिरे से। और इस पराग नलिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? इस पराग नलिका में पाए जाते हैं 2 नर केंद्रक। दूसरा यदि पराग नलिका सीधी ही निभाग वाले
छोर से प्रवेश कर जाती है तो इसे कहते हैं निभागीय प्रवेश। ये इसके दो नर केंद्रक हैं। और यदि तीसरी कंडीशन यह बनती है, यह अध्यावरण है और अध्यावरण को भेदती हुई यदि अंदर प्रवेश करती है ये तीन कंडीशन हो गई। यहां पर देखिए, यहां पर यह पराग नलिका है। क्या है ये? पराग नलिका। ये भी क्या है? पराग नलिका। और ये भी क्या है? पराग नलिका। तो पराग नलिका, इसमें देखिए आप, ये पराग नलिका इधर से घूमती हुई किसमें प्रवेश कर रही है? बीजांड द्वार में। तो इसे कहते हैं पोरोगेमी, जिसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। इसमें देखिए, इस भाग को क्या कह रहे हैं अपन? निभाग कह रहे हैं। तो ये पराग नलिका सीधी निभाग को प्रवेश करते हुए भेदती हुई क्या कर रही है? एंटर कर रही है। तो इसे कहते हैं चेलेजोगेमी। यहां पर देखिए आप, यहां पर ये जो आवरण है ये बाह्य अध्यावरण है, ये आंतरिक अध्यावरण है। ये पराग नलिका इस अध्यावरण को भेदती हुई अंदर आ रही है तो इसे कहते हैं मीसोगेमी। तो इस प्रकार से बीजांड के अंदर पराग नलिका का जो प्रवेश होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है पोरोगेमी, एक होता है चेलेजोगेमी और एक होता है मीसोगेमी। क्लियर? यहां तक की बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। आपको पता है कि जो बीजांड द्वारी प्रवेश है वो ज्यादातर पौधों में पाया जाता है, जबकि जो निभागीय प्रवेश होता है ये कैजुराइना में होता है, बिटुला में होता है, जुगलेंस में होता है। इसके एग्जाम्पल, यानी ये चेलेजोगेमी है, ये किस किस में पाया जाता है? एक तो होता है कैजुराइना, एक तो कैजुराइना में होता है और एक होता है बिटुला। ये पौधे हैं जिनके अंदर पराग नलिका किधर से प्रवेश करती है? निभाग वाले छोर से प्रवेश करती है। जबकि जो तीसरी है, जो आपकी अध्यावरणीय जो प्रवेश है, मीसोगेमी है, इसका एग्जाम्पल है एक तो कुकुरबिटा व पोपुलस, ये एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल है अधिकांश पादप। तो ज्यादातर पौधों के अंदर पराग नलिका प्रवेश करती है बीजांड द्वार वाले सिरे से, जबकि कैजुराइना और बिटुला जो है उसके अंदर प्रवेश करती है किधर से? निभाग वाले छोर से। जबकि कुकुरबिटा और आपका पोपुलस है, इसमें प्रवेश करती है किधर से? अध्यावरण को भेदती हुई। ये तीनों टाइप कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आता है, अब आपको पता है कि ये जो गोल संरचना है, ये अंदर गोल संरचना है, अभी तक पराग नलिका प्रवेश की है केवल बीजांड में। अब बीजांड के बाद में ये प्रवेश करती है कहां पर? भ्रूण कोश में। तो इसी में अगला पॉइंट आता है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। एंट्री ऑफ पोलन सैक इन एम्ब्रियो सैक, इसे कहते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सेक, यानी एम्ब्रियो सेक में किस प्रकार से प्रवेश करती है। तो प्रिय छात्रों, यहां पर देखिए मैं भ्रूणकोश का डायग्राम बना रहा हूं। यह भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में यहां पर 3 कोशिकाओं का एक समुच्चय होता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। इधर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। और बीच के अंदर यह कोशिका होती है जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इसका नाम है भ्रूणकोश। इसका नाम है भ्रूणकोश। क्लियर? ये जो है इन दोनों को कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और बीच वाले जो कोशिका होती है इसे कहते हैं अंड कोशिका।
और इन दोनों को मिलाकर के सहायक कोशिका दो हैं, एक बीच वाले अंड कोशिका है, इन दोनों को मिलाकर के कह देते हैं अपन अंड समुच्चय। और ये है प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, और इसे कहते हैं अपन द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। क्लियर। अब इस भ्रूणकोश में किधर से प्रवेश करती है, तो देखिए इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं भ्रूणकोश में परागनलिका के प्रवेश की। कंडीशन फर्स्ट, जो परागनलिका आती है वो इधर से आए, ये परागनलिका आ रही है और ये इन दोनों के बीच से गुजरे। अब इसमें देखिए आप, इधर तो आ रही है अंड कोशिका और इधर आ रही है सहायक कोशिका, यानी अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से यदि एंटर करे तो पहली कंडीशन है अंड कोशिका व सहायक कोशिका, अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से किधर से प्रवेश करे, परागनलिका या अंड कोशिका और परागनलिका के बीच से क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। पहली कंडीशन। कंडीशन सेकंड, और कंडीशन सेकंड ये है कि जो ये आपको पता है, ये जो दीवार है, ये इस दीवार को कहते हैं भ्रूणकोश की भित्ति, और ये है सहायक कोशिका। ये परागनलिका इधर से आए और इधर से आकर के इधर से एंटर कर जाए। तो यहां पर देखा आपने कि यहां पर एक साइड में है परागकोश की भित्ति और इधर है सहायक कोशिका, तो इन दोनों के मध्य से क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। तो दूसरी कंडीशन है भ्रूणकोश की भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से। दूसरी कंडीशन यह बनती है कि इस भ्रूणकोश की भित्ति और इस सहायक कोशिका के बीच से परागनलिका क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। और तीसरी कंडीशन बनती है, यह थर्ड कंडीशन ये है कि जो परागनलिका है वो सहायक कोशिका के बीचों बीच से गुजरे। तो तीसरी कंडीशन है कि परागनलिका किसी भी सहायक कोशिका को भेदती हुई प्रवेश करे। तीसरी कंडीशन है कि जो परागनलिका है वो दोनों सहायक कोशिकाओं में से किसी भी सहायक कोशिका के बीच से क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश में परागनलिका की प्रवेश करने की कितनी कंडीशन बनती हैं, 3 कंडीशन बनती हैं। अब बात यह आती है कि जब परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और कौन कौन से चरण होते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, जब परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने से पहले दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक कोशिका अपहासित हो जाती है, यानी 2 सहायक कोशिका होती हैं, इन 2 सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कोई भी दोनों की, ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कौन सी होगी, उसमें से एक सहायक कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो परागनलिका होती है वो सहायक कोशिका के बीचों बीच से गुजरेगी। गुजरने के बाद में क्या होगा, परागनलिका अपहासित सहायक कोशिका में
सहायक कोशिका में क्या करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। यानी जो अपाशित सहायक कोशिका होती है उस सहायक कोशिका में क्या करेगी, वो प्रवेश करेगी। तीसरी कंडीशन आती है, तीसरा चरण ये आता है, प्रवेश करने के बाद जब पराग नलिका प्रवेश कर जाती है उसके बाद उस पराग नलिका का जो अंतिम छोर होता है, जो शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग से थोड़ा सा पहले, जैसे मान लीजिए ये पराग नलिका है, ये पराग नलिका है, पराग नलिका का ये शीर्ष भाग है और इस पराग नलिका में क्या पाए जाते हैं, दो नर केंद्रक पाए जाते हैं। ये क्या है, दो नर केंद्रक हैं। तो इस शीर्ष भाग में, इस शीर्ष भाग से थोड़ा सा पहले एक क्या बन जाता है, छिद्र बन जाता है। क्या बन जाता है, छिद्र। और इस छिद्र के द्वारा दोनों जो नर केंद्रक हैं वो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। दोनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो तीसरी कंडीशन है, पराग नलिका के शीर्ष भाग से थोड़ा पहले छिद्र बनता है जिसके द्वारा दोनों नर केंद्रक व थोड़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य भी बाहर मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब कि ये जो छिद्र होता है उस छिद्र के द्वारा दोनों नर केंद्रक भी बाहर आ जाते हैं और जो थोड़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है वो भी इसके साथ क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब आपको पता है कि दोनों जो नर केंद्रक हैं, ये जो दोनों नर केंद्रक बाहर आए हैं, ये कहां जाएंगे, तो चौथा चरण ये है, इनमें से एक केंद्रक धीरे धीरे किधर चला जाता है, अंड कोशिका की ओर। किधर चला जाता है, अंड कोशिका की ओर। और अंड कोशिका कहां पाई जाती है, अंड कोशिका स्थित होती है भ्रूण कोश में। क्योंकि दोनों सहायक कोशिकाओं के बीच में आपको पता है बीजांड द्वार वाले सिरे पर 3 कोशिकाओं का समूह होता है और उस समूह को कहते हैं अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में 3 कोशिका होती हैं। 3 में ये जो 2 साइड वाली होती हैं, इन दोनों साइड वाले को कहते हैं सहायक कोशिका और बीच वाले को कहते हैं अंड कोशिका। तो इनमें से एक केंद्रक चला जाता है इस अंड कोशिका के पास। इसके अलावा आपको मैंने भ्रूणकोश में बताया था, देखिए इस प्रकार से था वो, ये भ्रूणकोश है, यहाँ पर ये 3 कोशिकाओं का समूह है और इन तीनों कोशिकाओं समूह को कहते हैं अपन अंड समुच्चय। ये आपकी प्रतिमुखी कोशिका है और ये आपका क्या है, द्वितीय केंद्रक है। अब आपको पता है कि इस भ्रूणकोश में 2 क्या मुक्त हो गए, 2 नर केंद्रक मुक्त हो गए। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों नर केंद्रक हैं, नर केंद्रक, ठीक है। और ये क्या है, ये है अंड कोशिका। क्या है, अंड कोशिका। और ये क्या है, द्वितीयक केंद्रक। क्या है ये, द्वितीयक केंद्रक। तो इनमें से क्या होगा, एक नर केंद्रक तो किधर आ जाएगा, अंड कोशिका की ओर, और दूसरा नर केंद्रक चला जाता है किधर, द्वितीयक केंद्रक की तरफ। तो चौथा चरण ये होता है कि एक केंद्रक का, एक नर केंद्रक का अंड कोशिका की ओर, अंड कोशिका की ओर तथा दूसरा नर केंद्रक अमीबीय गति द्वारा, कौन सी गति द्वारा, अमीबीय गति। ध्यान रखना कौन सी गति दिखा रहा हूं, अमीबीय गति। इस अमीबीय गति द्वारा धीरे धीरे कहां चला जाता है, द्वितीय केंद्रक की ओर, द्वितीय केंद्रक की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश में दोनों जो नर केंद्रक होते हैं, ये दोनों नर केंद्रक अपने अपनी कोशिकाओं की ओर चले जाते हैं। एक केंद्रक चला जाता है अंड कोशिका की ओर जिसे मादा युग्मक कहते हैं,
और एक केंद्रक चला जाता है किधर, जो द्वितीय केंद्रक होता है उसकी ओर चला जाता है। यहां तक की बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब पॉइंट आता है, आपको पता है यहां पर ये तो है मादा युग्मक और ये है नर युग्मक, ये नर युग्मक है और ये केंद्र किसके हैं, मादा के हैं। तो इन दोनों के मध्य कौन सी क्रिया होगी, तो नया पॉइंट आता है, नया पॉइंट है द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन। जिसे अपन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस पॉइंट में और एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट है वो मोस्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, कंपटीशन में पूछा गया है। इस पॉइंट में अपन देखेंगे कि द्विनिषेचन क्या होता है, किसे कहते हैं, और त्रिक संलयन किसे कहते हैं, क्या होता है ये, और इन दोनों का क्या कार्य है, इनके द्वारा किसका निर्माण होता है। ये चीजें कल के लेक्चर में होंगी। बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, ध्यान से देखना। आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।